Hello everyone. This is Anush Srivastav. Today's topic is glycogen storage disease. ये हमारा glycogen storage disease है. तो फर्स्टली glycogen storage disease से पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ग्लाइकोजन होता क्या है. हमने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म वगैरह भी पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा है ग्लाइकोजन क्या है. इसमें भी आज हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं. तो ग्लाइकोजन क्या होता है? Glycogen is a branched chain polymer of glucose and serve as a dynamic but limited reservoir of glucose. पहले भी हम लोग पढ़े हैं. ग्लूकोज का एक रिजर्वायर होता है जो कहाँ होता है? मेनली स्केलेटन मसल और लिवर में होता है. ठीक है. नेक्स्ट, there are a number of different enzymes involved in glycogen synthesis, utilization and its breakdown within the body. बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हमारे ग्लाइकोजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, उसके यूटिलाइजेशन में या उसके ब्रेकडाउन में विद इन द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर. अब बात करेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज. तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है? एक तरह से इनहेरिटेड डिजीज है. हमारे जो जनरेशन टू जनरेशन वो पास होते रहता है, वो एक डिजीज है. इसीलिए इसे ऑटोसोमल डिजीज भी कहते हैं. ठीक है. तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर आर अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यू टू डेफिशिएंसी और डिसफंक्शंस ऑफ दीज एंजाइम. मतलब जो एंजाइम्स हैं ग्लाइकोजन वाले में, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स हैं उसकी डेफिशिएंसी या उस एंजाइम्स के डिसफंक्शंस के वजह से इसके ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कन्फाइंड टू जस्ट लिवर एंड मसल. मतलब ये लिवर और स्केलेटन मसल या मसल तक ही सीमित रह जाते हैं, वो फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. मतलब फर्दर मेटाबॉलिज्म हमारा ग्लाइकोजन का नहीं हो पाता है. इसी को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर कहते हैं. तीसरा पॉइंट है हमारा, बट सम कॉजेज मोर जनरलाइज्ड पैथोलॉजी एंड अफेक्ट टिश्यू सच एज किडनी, हार्ट एंड बाउल. मतलब कुछ ऐसे भी इसमें मतलब इसका कुछ और पैथोलॉजिकल स्टेट्स दिखते हैं जिसमें ये किडनी टिश्यू किडनी, हार्ट और बाउल को भी अफेक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज storage disorder is based on the enzyme deficiency and the affected tissue. मतलब पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डिसफंक्शन या डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम के वजह से ही ये इसका क्लासिफिकेशन है. मतलब इसके बहुत सारे, अभी हम आगे क्लासिफिकेशन, कई सारे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें मैक्सिमम हम देखेंगे कि हमारे एंजाइम्स जो हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के डिजीज हो जा रहे हैं. उसी को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स. इसमें हम देख रहे हैं जो ये सारे एंजाइम्स हैं, लिवर फॉस्फोरिलेज, मसल फॉस्फोरिलेज, ये सारे ब्रांचिंग एंजाइम है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज है, ये सारे कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं. तभी हमारा जीएसडी मतलब ये जो हम पढ़े हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स हो रहे हैं. एपिडेमियोलॉजी में देखेंगे, इसमें द overall GSD incidence is estimated at 1 case per 20,000 to 40,000 लाइव बर्थ. मतलब 20,000 से 43,000 में बर्थ में से एक केस ऐसे आते हैं जो GSD इंसिडेंस के रहते हैं. ठीक है. टाइप 1 इज मोस्ट कॉमन. अब देखेंगे टाइप 1, टाइप 2 कई सारे हैं. तो टाइप 1 जो डिजीज है ये जीएसडी का, वो सबसे ज्यादा होते हैं. अबाउट 25% ऑफ ऑल जीएसडी केसेस में टाइप 1 वाले में टाइप 1 केस बहुत ज्यादा रहते हैं. तो इसमें अभी आगे पढ़ेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मतलब कौन कौन से केसेस हैं. तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं? टाइप 1 डिजीज ऑफ जीएसडी ज्यादा होते हैं. अब देखेंगे इनहेरिटेड पैटर्न्स में ये आते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5. टाइप 5 के बाद सीधे 7 है, 6 ना होके 7 और टाइप 9. सम मतलब थोड़ा सा टाइप 9. तो इसमें क्या है? पेरेंट्स ही कैरियर होते हैं इस डिजीज के. जीएसडी के पेरेंट्स ही कैरियर होते हैं. चांस ऑफ सिबलिंग बीइंग
अफेक्टेड इज 1 in 4, मतलब 4 में से 1 का अफेक्टेड होने का चांसेस है। एक्स लिंक होते हैं, मतलब 9th और 6 वाले एक्स लिंक्ड होते हैं। टाइप्स है इसके 11 टाइप्स है, ठीक है। इस डिजीज का 11 डिस्टिंक्ट टाइप है, मतलब अलग अलग टाइप्स, ठीक है। तो बात करेंगे, देयर आर 11 डिस्टिंक्ट डिजीज दैट आर कॉमनली कंसीडर्ड टू बी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। कुछ 11 डिजीज ऐसे हैं जिसको क्या कहा जाता है, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज ही है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, although glycogen synthetase deficiency does not result in the storage of extra glycogen in the liver, जबकि क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज जो हमारा एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं होता है लिवर में, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज ऑफन क्लासिफाइड विद जीएसडी एज टाइप 0, लेकिन फिर भी इसको जीएसडी डिजीज कहा गया है टाइप 0 का। नेक्स्ट है हमारा टाइप 1, बोन गर्ग्स डिजीज। बोन गर्ग्स डिजीज, ये अफेक्टेड एंजाइम्स है इसमें, जो एंजाइम जो हमारा इसमें अफेक्टेड रहता है जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर ये काम नहीं करता है या जीएसडी होने के कारण होते हैं, तो वो एंजाइम है जी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज हमारा एंजाइम्स है उसकी वजह से ये हमारा ये जीएसडी डिजीज होता है। दूसरा है अफेक्टेड टिश्यू, जो इसमें टिश्यू अफेक्टेड रहते हैं वो लिवर और किडनी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्लाइकोजन, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्लाइकोजन आर, एक सेकेंड, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्लाइकोजन आर फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड इन द हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, किसी को याद है, मैंने मैसेज भी डाला था। हेपेटोसाइट्स क्या होते हैं, एक बार आप लोग कहें तो मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ, हिपेटोसाइट्स क्या होते हैं। तो हिपेटोसाइट्स मेनली आपके क्या होते हैं, दीज आर द मेजर पैरेनकाइमल सेल्स इन द लिवर। जो मेजर पैरेनकाइमल सेल्स लिवर में होते हैं, जो क्या करते हैं, पाइवटल रोल्स प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म में, डिटॉक्सिफिकेशन में और प्रोटीन सिंथेसिस में। यही क्या होते हैं, हमारे हिपेटोसाइट्स होते हैं ये। और क्या काम करते हैं, वे ये इम्यूनिटी को भी इनएक्टिवेट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, सॉरी इनएक्टिवेट नहीं, एक्टिवेट करते हैं, इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं, और ये इम्यूनिटी प्रोटीन को भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये हेपेटोसाइट्स हैं। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन्स, जो ग्लाइकोजन्स हैं वो फॉर्म भी होते हैं, स्टोर भी होते हैं, किसमें, हेपेटोसाइट्स में, रीनल में और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल में, ठीक है। तो हिपेटोसाइट्स में, रीनल में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल में ये हमारे स्टोर्ड और फॉर्म होते हैं। द लिवर एंड किडनीज बिकम एनलार्ज, इस तरह के डिजीज में लिवर और किडनी जो होते हैं एनलार्ज, थोड़े बड़े हो जाते हैं अपने नॉर्मल साइज से। नेक्स्ट बात करेंगे, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द लिपिड्स में लीड टू ज़ैंथोमा फंक्शन फॉर्मेशन। ये जो लिपिड्स का एबनॉर्मेलिटीज होता है उससे ज़ैंथोमा फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, यूरिक एसिड इज ऑफन एलिवेटेड एंड मे कॉज क्लिनिकल गाउट। यूरिक एसिड भी हमारा उसमें घटने का चांसेस रहता है और क्लिनिकल गाउट होने के चांसेस भी रहते हैं। गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड ग्लिसरॉल आर मेटाबोलाइज्ड टू लैक्टेट। द एलिवेटेड ब्लड लैक्टेट लेवल्स कॉजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो हमारा ब्लड लैक्टेट लेवल जो घट जाता है उससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट ये है, ब्लड लॉस में रिक्वायर ओरल आयरन। ओरल आयरन जो हमारे आयरन के टेबलेट्स वगैरह हैं या आयरन सप्लीमेंट्स हैं उसे लेने पड़ेंगे। इसमें दूसरा क्या है, रेज्ड यूरिक एसिड लेवल्स में रिक्वायर एलोपेरिनॉल। जिस जो हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ आ रहा है वो कैसे ट्रीटमेंट होगा, एलोपेरिनॉल से ट्रीटमेंट होगा। फिर दूसरा तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरेसिमिया एंड पाइलोनेफ्राइटिस, प्रोटेक्ट रीनल फंक्शन। ये सारा जब हाइपर यूरेसिमिया और पाइलोनेफ्राइटिस का ट्रीटमेंट हम करेंगे तो रीनल फंक्शन हमारा प्रॉपर तरीके से रहेगा, मतलब रीनल फंक्शन अफेक्टेड नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट है डाइजॉक्साइड टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या लेंगे, डाइजॉक्साइड लेंगे। नेक्स्ट है हमारा लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि लिवर को ज्यादा इफेक्ट करता है, लिवर और एक और है हमारा अफेक्टेड टिश्यू पढ़े हैं, लिवर और किडनीज, किडनीज और लिवर हमारा ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट ऑप्शन होता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन प्राइमरी डिजीज में, और हिपैटोक्यूलर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा सीम्स इफेक्टिव। ठीक है, तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है इसमें। टाइप 2 जिसे कहते हैं पॉम्स डिजीज। ठीक है, पॉम्स डिजीज ये टाइप 2 है। तो इसका कॉजेस क्या होता है, द डेफिशिएंसी ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, ये जो इसका डेफिशिएंसी हो जाता है इसे एसिड माल्टेज भी कहते हैं, लीड्स टू द एक सेकेंड, द डेफिशिएंसी ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम, जो लाइसोसोमल एंजाइम है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज, इसे एसिड माल्टेज भी कहते हैं, इससे क्या हो जाता है, लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन मैनी टिश्यू। अब जो इसमें जो जीएसडी हमारा डिजीज है उसमें एक लाइसोसोमल एंजाइम जिसका नाम है अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, जिसे एसिड माल्टेज भी कहते हैं, इसकी वजह से जो जब इसका डेफिशिएंसी हो जाता है तो ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, बहुत सारे टिश्यूज में हमारे बॉडी ऑर्गन्स में के डिफरेंट टिश्यूज में वो ग्लाइकोजन्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, पॉम्स डिजीज में। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग क्लिनिकल फीचर्स, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, द क्लिनिकल स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस एंड ब्रॉड with representation in infants, childrens and adults, mainly ये infants और childrens में ही होता है, adults में कम होता है, तो ये continuous और broad stage में रहता है, किसमें, childrens और infants में। infants मतलब newborn baby। in the infantile form accumulation of glycogen in cardiac muscle leads to cardiac failure। अब जब ये छोटे बच्चे में या इन्फेंट्स न्यू बॉर्न बच्चों में होते हैं तो वो कार्डियक मसल में ये ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक फेल्योर होने के चांसेस रहते हैं, किसमें, इन्फेंट्स में। ठीक है, लिखा भी है लास्ट पॉइंट, इन द इन्फेंटाइल फॉर्म accumulation of glycogen in cardiac muscle leads to the cardiac failure, मतलब जब हमारा कार्डियक मसल में हमारे इन्फेंट्स के कार्डियक मसल में ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसका इकट्ठा होना हो जाता है, तो कार्डियक फेल्योर में के चांसेस रहते हैं या कार्डियक फेल्योर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेशन में आल्सो अकर इन द लिवर, लिवर में भी ये एक्यूमुलेशन हो सकता है। बार बार एक्यूमुलेशन वर्ड आ रहा है, मतलब इकट्ठा होना, किसका इकट्ठा होना, ग्लाइकोजन का इकट्ठा होना। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कार्डियक मसल में इकट्ठा हो जा रहा है, जिसकी वजह से कार्डियक फेल्योर हो जा रहा है। अब हम इसमें पहला पॉइंट में ये पढ़ रहे हैं एक्यूमुलेशन में आल्सो ऑकर इन द लिवर, लिवर में भी एक्यूमुलेशन हो सकता है किसके, ग्लाइकोजन का। ठीक है, which results in hepatomegaly and elevation of hepatic enzyme, जिसकी वजह से हमारे जो हेपेटिक एंजाइम्स हैं उसका कंटिन्यूअस वो घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन इन मसल एंड पेरिफेरल नर्व्स कॉजेस हाइपोटोनिया एंड वीकनेस, जो हमारे मसल्स और पेरिफेरल नर्व्स में ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन हो जाता है उससे एक डिजीज हमारा हाइपोटोनिया हो जाता है और साथ साथ वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन डिपोजिशन इन ब्लड वेसल में रिजल्ट इन इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म। ठीक है, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में भी जब ये क्या कहते हैं, इसका ग्लाइकोजन का डिपोजिशन हो जाएगा तो प्रॉपर हमारा ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब जो हमारा ए ग्लूकोसाइडेज अल्फा एंजाइम है उसका रिप्लेसमेंट करते हैं, उसको उस एंजाइम्स को उसमें मेंटेन करने की कोशिश करते हैं,
और इससे हमारा जो टाइप 2 डिजीज है जिसे कहते हैं पॉम्स डिजीज, ये थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है डाइट थेरेपी में प्रोवाइड टेम्पररी इंप्रूवमेंट बट डज नॉट अल्टर द डिजीज कोर्स। जो हम प्रॉपर डाइट इसके लिए लेते हैं जिससे ये हमारा प्रॉपरली ये टेम्पररी पीरियड के लिए ये सही हो सकता है, लेकिन परमानेंटली ये सही नहीं हो सकता है। तो लिखा है डाइट थेरेपी में प्रोवाइड टेम्पररी इंप्रूवमेंट बट डज नॉट अल्टर द डिजीज कोर्स, लेकिन उस डिजीज कोर्स को अल्टर नहीं कर सकता है। जिसमें क्या क्या होता है, हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट में भी बेनिफिशियल, और इसमें हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं जो टेम्पररी इंप्रूवमेंट बस दे सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइट थेरेपी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी रिक्वायर्ड। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब जो उसमें प्रॉपर जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उस सिम्टम्स को सही करने को ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहेंगे। और फिजियोथेरेपी जैसा कि आप जानते हैं तो इसमें फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोनों साथ साथ लेते हैं। तो पहला हम सबसे पहले पढ़े हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। टाइप 2 वाले में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। जो एंजाइम है एल ग्लूकोसाइडेज अल्फा, एल ग्लूकोसाइडेज अल्फा। और डाइट थेरेपी है जो कि टेम्परेरी ही है, जिसमें क्या लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसके अलावा फिजियोथेरेपी और एक्यूपेशनल थेरेपी भी लेते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग एंड पेरेंटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल डायग्नोसिस, प्रीनेटल डायग्नोसिस मतलब कि पहले से उसका डायग्नोसिस करते हैं। फिर कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग एंड अमीनोसेंटेसिस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एंजाइम एक्टिविटी इन द फीटस। अब ये सारे सैंपलिंग है, जैसे पहला है कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग, ठीक है, और एक अम्नियोसेंटेसिस। ये सारे एक तरह से इसका ये करते हैं, इसका स्टडी एक तरह से करते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमारा दिक्कतें आ सकते हैं, कि ये सारे मतलब इन्वेस्टिगेशन करके कि इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकंड जैसा रुक जाइए, एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहला क्या था, जेनेटिक काउंसलिंग एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस। सबसे पहले जेनेटिक काउंसलिंग की मतलब कौन कौन सा जीन आपस में म्यूटेट हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी डिजीज हो रहा है। और दूसरा है कि प्रीनेटल डायग्नोसिस मतलब जो हमारा ये जो बच्चा है, फीटस है, वो हमारे मतलब माँ के गर्भ में ही रह रहा है, तो उससे पहले तो उसी के टाइम ये सैंपलिंग करते हैं जिसे कहते हैं कोरियोनिक वायरस सैंपलिंग और एमनियोसेंटेसिस सैंपलिंग। इसका मतलब एक इन्वेस्टिगेशन है कि कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम्स जो इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो वो एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, वो कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम उसमें है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जीन थेरेपी रिमेन्स अ पोटेंशियल इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर फ्यूचर। जो जीन थेरेपी, जो जीन काउंसलिंग से जीन थेरेपी हम कर रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 3 कोरी डिजीज। टाइप 3 जो हमारा कोरी डिजीज है, पहला पॉम्स डिजीज था जो है, दूसरा वाला पॉम्स डिजीज था, फिर पहला वाला गर्ग्स डिजीज था, और तीसरा है हमारा टाइप 3 कोरी डिजीज है। ठीक है, ये इसमें कौन सा हमारा, तो अलग अलग जो डिजीज है उसमें अलग अलग एंजाइम्स जो होते हैं हमारे अफेक्टेड होते हैं। तो इसमें अफेक्टेड एंजाइम्स है
ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम, जो जो ग्लाइकोजन का डी ब्रांचिंग करते हैं वो एंजाइम्स इसमें अफेक्टेड एंजाइम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ एबनॉर्मल ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर, इसमें एबनॉर्मल ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर का डिपोजिशन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अफेक्टेड टिश्यू, इसमें कौन कौन से टिश्यू अफेक्टेड होते हैं, जो मतलब कि टिश्यू पे नुकसान पहुंचता है, उसमें है लिवर और मसल, इसमें लिवर और मसल पे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, अबाउट 15% अफेक्ट लीवर ओनली, इसमें जो 15% में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लिवर अफेक्टेड होता है, लिवर पे नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है हाइपोग्लाइसेमिया, पुअर ग्रोथ, हिपेटोमेगैली, मॉडरेट प्रोग्रेसिव मायोपैथी, ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया, पुअर ग्रोथ, हिपेटोमेगैली, मॉडरेट प्रोग्रेसिव मायोपैथी। ठीक है, नेक्स्ट है सिम्टम्स कैन रिग्रेस विद एज, सिम्टम्स जो होता है एज के साथ साथ रिग्रेस हो सकता है। तीसरा है अ फ्यू केसेस ऑफ लिवर सिरोसिस एंड हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हैव बीन रिपोर्टेड, लिवर सिरोसिस में डैमेज ऑफ लिवर कहते हैं, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में मतलब कहते हैं जो लिवर के सेल्स हैं उसमें कैंसर होने के चांसेस हैं, मतलब कुछ केसेस लिवर सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के भी पाए गए हैं। ट्रीटमेंट क्या है, एज विद टाइप 1, अगर टाइप 1 के साथ साथ है या टाइप 1 के जैसा लेते हैं, ऑल्सो प्रोटीन सप्लीमेंट्स फॉर मसल डिसऑर्डर, टाइप 1 में जो ये ट्रीटमेंट ले रहे थे उसी के जैसा ट्रीटमेंट लेंगे और उसमें कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेंगे मसल डिसऑर्डर के लिए, मतलब जो इसका ट्रीटमेंट है और टाइप 1 का सिम्टम ट्रीटमेंट है वो सेम है, इसमें बस चेंज ये है कि कुछ मसल ये कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेंगे मसल डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टाइप 4, इसे कहते हैं एंडरसन्स डिजीज, या एक और डिजीज है एमाइलोपेक्टिनोसिस, एमाइलोपेक्टिनोसिस, इस डिजीज को भी कहते हैं एंडरसन्स डिजीज को। इसमें जो हमारा अफेक्टेड एंजाइम्स है ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम है, जैसे कि पिछले वाले में हम लोग टाइप 3 वाले में पढ़े थे, एबनॉर्मली स्ट्रक्चर्ड ग्लाइकोजन फॉर्म्स, सेम वही है। अफेक्टेड टिश्यू है मैनी, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे टिश्यूज इंक्लूडिंग लिवर, लिवर के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गन्स। रेयर वेरिएंट्स अफेक्ट पेरिफेरल नर्व्स, कुछ इसके वेरिएंट्स हैं, इस डिजीज के वेरिएंट्स हैं जो हमारे पेरिफेरल नर्व्स को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अफेक्टेड टिश्यू, ये क्लिनिकल फीचर्स, हेपेटोमेगाली, फेल्यूर टू थ्राइव, सिरोसिस, स्प्लीनोमेगाली, जॉन्डिस, हाइपोटोनिया, वेल्डिंग गैट, लिवर लेल्डोसिस, लगभग सारे लिवर के डिजीज हैं। ट्रीटमेंट क्या है, लिवर ट्रांसप्लांट। प्रोग्नोसिस क्या है, मोस्टली डेथ बाय एज 4, 4 तक के उम्र में मर जाते हैं ड्यू टू द लिवर सिरोसिस एंड पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन और लिवर सिरोसिस की वजह से लगभग ये इसमें 4 साल से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सब लोग अपना ये वीडियो ऑन कर लें अटेंडेंस के लिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, जो भी कंटिन्यूएशन है इसमें इसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात